अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सना। आज फिर हाजिर हुए हेल्थ आर के साथ। तो आज हमने जिनको दावत दी है वो हैं डॉक्टर जवेरिया नवाब। हमारे साथ पहले भी एक दफ़ा हाजिर हो चुकी हैं। हमने कहा क्यों ना, ईद अभी नई नई गुजरी है और हमने जिस तरीके से खाया पिया है सुबह दोपहर शाम रात, कभी हमने पाए खाए हैं, कभी हमने कलीजी खाई है, कभी हमने तिक्के खाए हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी हेल्थ ख़राब हुई है, क्यों ना इनको आज हम बुलाएं और इनसे बात करें कि हमें ईद के मौके पर अपनी सेहत को किस तरह बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी डॉक्टर साहिबा, तो आप बताइए ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, तो आप बताइएगा कि ईद पे जैसे हम नॉर्मली हमारी जो घरेलू खवातीन होती हैं, काम करती हैं, बिजी रहती हैं, तो आपकी मसरूफियत क्या होती है? देखिए हम भी घरेलू खवातीन तो कहीं ना कहीं है, खातून है तो घर में काम तो करते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। हमारी भी वही मसरूफियात होती हैं जो कि घरेलू खवातीन की होती है, बल्कि साथ साथ कुछ एडिशनल भी होती हैं जब हमारी ड्यूटीज लगी हुई होती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सीनियर हो गए तो एक बचत हो गई है। अच्छा। हमारी ईद के पहले दूसरे दिन नहीं लगती, बिल्कुल, लेकिन तीसरे दिन से हम भी ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी थे। जी बिल्कुल। और आपके जो जूनियर्स होंगे वो तो ड्यूटी पर ही होंगे। जी वो इमरजेंसी तकरीबन 24 घंटे खुली होती है हर जगह जी, और डॉक्टर्स वहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। उसमें जूनियर्स की ज्यादातर ड्यूटी लगती है और सीनियर ऑन कॉल होते हैं। सीनियर्स ऑन कॉल होते हैं जी, तो अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसी कोई जरूरत पड़े तो वो आके उस मरीज की मैनेज करें। ये बड़े हॉस्पिटल्स की आप बात करिए, ये जो हमारे छोटे सेटअप्स होते हैं मेडिकल सेंटर्स, देखिए हमारे जो सेकेंडरी और टर्शियरी केयर सेटअप्स होते हैं ना, इसमें ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स जो होते हैं उसमें यूजुअली नहीं थी, एक्सेप्ट MCH जिसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेटअप बोलते हैं, जिसमें 24 घंटे डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो हमारे 24 घंटे खुले होते हैं और इसके अलावा सेकेंडरी और टर्शियरी सेटअप्स। और बाकी इमरजेंसीज तो यूजुअली देखिए सेकेंडरी और टर्शियरी में ही लैंड करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर तो उसको वो नहीं करेगा, फैसिलिटेट करेगा। हाँ। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइएगा कि ईद पे जैसे कि ड्यूटी भी होती है, साथ में घर में दावत भी चल रही होती है, तकरीबात भी हो रही होती हैं, और नॉर्मली भी हमने देखा है डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे इवेंट्स पे ना जा सके, हम जाते भी हैं आते भी हैं। तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ के साथ? देखिए करना पड़ता है, क्योंकि जो है ना कहते हैं सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि काम करना है, घर वालों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी होता है कि हाँ मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। वरना ये है कि हमारा रोटेशनल रोटा सिस्टम होता है, हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे अगर कोई प्लान्ड इवेंट है, कोई शादी आ रही है, तो हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भाई इन दिनों में मेरी ऐसी कोई ड्यूटी नहीं लगाना कि मेरे घर में एक फंक्शन है या दावत है या मेरे घर में किसी की शादी है करीबी। तो ये है कि सबके साथ मजबूरियां खुशी गमी सबके साथ है, तो सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं। तो ये प्रोफेशन ऐसे जैसे कि हम वॉर लड़ रहे हैं ना। जी हर वक्त वॉर सिचुएशन में रहते हैं। सही कह रही है। तो आप मुझे बताइएगा कि जो है जब ड्यूटी स्टार्ट की आपने, दोबारा से आप वापस ऑन ड्यूटी आई हैं ईद के 3rd डे से आप बता रही हैं, और आपके जूनियर्स ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे, तो हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या थी इस दफा ईद पे? देखिए यूजुअली जो है कहते हैं हमारे पास ईद के 1-2 दिनों में तो वो वाले आते हैं जो कि बाइक राइडर वाले और ये वाली चीजें ज्यादा आती हैं, एक्सीडेंटल केसेस ज्यादा आ रहे होते हैं। लेकिन जो ज्यादातर ऐसे होते हैं अब जब लोग खा पी के पेट भर लेते हैं ना, फिर उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो 3-4 दिन से हमारे पास गैस्ट्राइटिस के मरीज, डायरिया के मरीज ये ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, इवन अपर RTI भी, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा ऐसा चल रहा है ना। बिल्कुल। तो हमारे पास ये भी हो रहा है कि लोग गर्मी से बाहर घर में जाते हैं और बहुत ठंडा पानी पीते हैं, गले खराब हो रहे हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया था ईद की वजह से। जी बिल्कुल। तो वो गले खराब कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, और बेवक्का और मुर्गम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से जो है ना हमारे पास तेजाबियत के मसाइल, हम APD या गैस्ट्राइटिस जिसको बोल रहे होते हैं, वो हम आम जबान में अगर बोले तेजाबियत और बदहजमी के मसाइल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि जो है ना हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती है, हजम नहीं हो रही है, पानी आपको पता है हमारे पास उस तरह का नहीं है, और ना वो इनटेक है हमारा जो है ना हम वो प्रिकॉशंस लेते हैं कि बॉयल पानी पिए, और जो है ना कहते हैं अपनी हाइजीन का उस तरह से ख्याल नहीं रखते। और ईद में मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा कुछ ज्यादा हो जाता है कि आप जो है ना जानवर को भी प्यार कर रहे हैं और फिर आके आप वो चीजें कर रहे हैं, तो आप हाथ नहीं वॉश कर रहे हो, खासतौर पे बच्चे। तो डायरिया के केसेस बहुत आते हैं। ये बिफोर ईद भी थे डायरिया के केसेस? बिफोर ईद भी थे और अभी ईद के बाद भी डायरिया के केसेस आ ही रहे। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम चलिए बिफोर ईद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कैटल्स होते हैं, हमारे जानवर हमारे घरों के बाहर खड़े हुए हैं,
और तो उनकी वजह से क्या हाइजीन इश्यूज होते हैं या बच्चों को बीमारियां होती हैं उनसे? बिल्कुल होती हैं। आप देखें, बच्चों के लिए बड़े प्यारे होते हैं कैटल्स ना, वो जा जाके उनको प्यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये मौसम हमारा जो है ना वो कितना गर्म हो गया, गर्म मौसम है, ठीक है। मतलब कि हमारे घर के नीचे भी जो जानवर जो है ना कहते हैं घर रखे हुए थे, सब कुछ था, वहां पे भी जो है ना फैंस लगाए हुए थे, क्योंकि उनसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं थी। जानवर तक निढाल हो रहे हैं। बिल्कुल, कितने तो मरे भी हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब वो जानवर पहले ही थोड़ी कंप्रोमाइज स्टेट में है, फिर बच्चे जा रहे हैं, उनको हाथ लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है यूजुअली कॉलोनीज में, उसमें एक साथ है ना ग्रुप में जो है ना जानवर बांधे हुए हैं, ठीक है। अब वो जानवर जो है ना कि जो आलाइशें कर रहे हैं वो भी वहीं गिर रही हैं। हाँ, सबसे बुरी चीज ये है, ठीक है। अब वो चीज भी वहीं गिर रही है, जो पानी या जो भी इस्तेमाल हो रही है चीजें वो भी वहीं की वहीं डिस्पोज ऑफ हो रही है, वो रोड में ही सारा कचरा फैल रहा है। अब बच्चा जा रहा है, जानवर उसी जमीन पे बैठ रहा है और वो उठ रहा है, और बच्चा जा रहा है, उसको प्यार कर आ रहा है। और वो घर आके अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं रहता, बिना हाथ धोए खाना खा लिया, या बच्चों की आदत होती है चलते फिरते वो मुंह में हाथ ले लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी वजह से बच्चों में इतने ज्यादा जो है ना डायरिया के केसेस आ रहे हैं, और जो है ना बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल। मैंने दूसरा ये भी देखा है कि ईद पे जहाँ पे कैटल्स थे वहां पर यूजुअली लोगों ने मेला भी लगाया हुआ था, और वहां पे फूड भी वही सामने बन रहा है, और यहाँ पे कैटल्स खड़े हुए हैं, वही उनकी मिट्टी पड़ी हुई है, वही उनकी जो फुजला है वहीं गिर रहा है, और बच्चे जो खा पी भी रहे हैं और साथ साथ उनको टच भी कर रहे हैं। तो इससे आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जरूर हो सकती हैं, इससे प्रॉब्लम्स हुई भी होंगी जरूर। हमारे पास डायरिया के केसेस जैसे बढ़ते चले जाते हैं ईद से पहले और ईद के बाद, ठीक है। दूसरा ये कि जब भी बकरा ईद आती है तो आपने शायद सुना होगा कॉन्गो फीवर का एक स्पाइक आता है। बिल्कुल जी। क्योंकि वो होता क्या है, जो जानवरों के अंदर कीड़े होते हैं ना, टिक्स बोलते हैं हम उन्हें, उसमें वो वायरस होता है जो कि दूसरों को लगता है। नॉर्मली जो यूजुअल पीरियड होता है हमारा, ठीक है, जिसमें जानवरों की हर किसी के पास अप्रोचेबल नहीं होते, जानवर के जाके कोई भी उनको टच कर ले, ठीक है। तो उसमें कसाईयों में ज्यादातर रिपोर्ट हो रहा होता है। तो चलो हमें समझ में आता है कि उन्होंने हैंडलिंग की है गोश्त की, और उन्होंने जानवर को वो किया होगा, कोई जानवर इन्फेक्टेड आ गया होगा। लेकिन जब इस तरह का ईद का इवेंट होगा, अब गली में इतने सारे जानवर हैं, वो एक से दूसरे पे जा रहा है, फिर बच्चे भी उसको कर रहे हैं, तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, जो टिक्स होती है इनके ऊपर, उनसे स्किन एलर्जीज होने के प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को? उससे वो भी हो सकता है। देखिए, एक और चीज भी, आप बिकॉज यू आर बीइंग अ डॉक्टर, आप भी डेंटिस्ट हैं, आपको ये बात पता होगी कि जब भी जानवर का वो जो फर होता है, जो उसकी खाल है, उसका जो उड़ता है, उससे एस्थमा कितना ज्यादा हो जाता है बच्चों का, एलर्जिक एस्थमा कितना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अभी तो सीजन भी ऐसा चल रहा है, जो मतलब खांसी और दमे वाले मरीज है ना, उनके लिए बड़ा मतलब क्रिटिकल है कि वो बार बार उनका एक्सेसरबेट हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने मुझे बताया कि ये सारे तो मसाइल हैं जो ईद से पहले आए हैं, ईद के दौरान भी आपने बता दिया कि भाई गैस्ट्राइटिस वगैरह के, बदहजमी के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गए हैं। मुझे लगेगा कि जो हम लोग डाइट हमारी होती है, हम अगर देखा जाए तो नमाज के बाद ही कुर्बानी हो जाती है, और कलेजी, क्योंकि सुन्नत भी है कलेजी खाना, तो कलेजी से हम नाश्ता करते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली हर कोई इस तरीके से कर रहा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से रेशो थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था। अगर देखा जाए 20 साल पहले ये रेशो बहुत ज्यादा था। आज जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो कंजप्शन है वो बहुत कम हो गई। कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोगों को हजम नहीं होता, कुछ लोगों को खाना ही नहीं है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो ऐसे भी मसले मसाइल है। लेकिन कुछ लोग हैं आज भी वो इस सुन्नत को निभाते हैं। अच्छा, अब उसके फौरन बाद ये होता है कि लंच टाइम स्टार्ट हुआ, लंच टाइम पे फिर वही पाए नहारी, ठीक है, उसके साथ कुछ मीठा, उसके बाद शाम का टाइम हो तो थोड़े कबाब खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद रात का टाइम हो तो फिर वही बीफ बिरयानी हो गई या पाए निहारी हो गई। तो ये जो एक ही दिन में हम सुबह से रात तक इतना कंजप्शन मीट का करते हैं, उसका क्या नुकसान है? देखें, हर चीज ना एक म्याना रवि से अच्छी लगती है, एक एतदाल में अच्छी लगती है। आप अगर सब्जी भी ज्यादा खाएंगे ना तो भी आपके लिए नुकसानदेह है, अगर आप मीट भी ज्यादा खाएंगे आपके लिए नुकसानदेह। खाएं अपनी कैपेसिटी को देख के और अपनी हेल्थ को देख के खाएं, ठीक है। मैं खुद, हमारे घर में खुद जो है ना कलेजी बनती है, जरूर बनती है, लेकिन हम सिर्फ उतनी ही बनाते हैं जितनी हम कंज्यूम कर सकें, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है कहते बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रही है और बहुत ज्यादा खाई जा रही हो, ठीक है। बकिया हम दे देते हैं कि नहीं, जो है कहते जो जरूरतमंद है उसको भी मिल जाए, खा सकते हैं, एग्जैक्टली, कि उनको मिल जाए। देखिए, अगर हम बात करें, लिवर इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी एंड के। इसके अलावा आयरन की सबसे गुड सोर्स है हमारे पास लिवर, उसमें से एक आता है, ठीक है।
तो अगर आपको मिल रहा है, लेकिन आपने उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना है, ना कि आपने उसको भर भर के खाना है और अपनी हेल्थ को जो है ना डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम दूसरे फर्दर मील्स पर आ जाते हैं, आप खाएं लेकिन साथ साथ आप कोशिश करें कि उसमें आप अपना फाइबर का एलिमेंट भी रखें। बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गोश्त ही गोश्त खाए जा रहे हैं, बोटियां चुन चुन के खा रहे हैं, बिरयानी में चावल बाद में बचे हुए लेकिन बोटियां सारी गायब हो चुकी हैं। ये चावल है, आपने कार्ब वाला पोर्शन भी लेना है, साथ में सलाद, रायता, वो भी आपने अच्छी क्वांटिटी में खाना है ताकि आपका फिलिंग रहे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मीट खाएंगे ना, आखिर में हो गया क्या कि आपके जो है कि एक तो सबसे पहले आप रात को लेटेंगे, आपका हजम नहीं हुआ होगा, आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी, अगले दिन आप इतना कुछ खाने के लायक आदत तो नहीं रही है इतना खाने। एग्जैक्टली। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो है कहते हैं किसी को कब्जी की तरफ चला जाता है क्योंकि उसने फाइबर लिए ही नहीं है, या फिर वो मोशन की तरफ चला जाता है कि उसको हजम नहीं हो रहा तो इसको एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर जो है कहते हैं अगले दिन आ रहा है कि तेजाबियत के बाद मुझे उल्टियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि देखिए मौसम भी तो ऐसा है ना, हमने पानी जितना हमारा इस वक्त कंज्यूम होना चाहिए ना वो भी नहीं हो पा रहा है। अगर हम पेट को मीट से भर लेंगे तो पानी कहाँ से पियेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि यही होता है ना कि हमारे यहाँ असल में लोगों से, जैसे मैं भी जब बात करती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि नहीं अरब्स में तो, अरब्स हो या टर्किश हो, या मैंने कल हमारी जो बात हो रही थी जैसे बाकू वगैरह में जो लोग रहते हैं, या कुर्दिस्तान में जो लोग रहते हैं, या ईरान इराक में जो लोग रहते हैं, वो लोग गोश्त बहुत खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। लेकिन उनके गोश्त खाने के साथ मैंने उनको अक्सर देखा है कि वो साथ में इतनी सारी सलाद होती है और वो कच्ची खा रहे होते हैं, कच्ची सैलड खाते हैं, दाल का वो सूप पीते हैं, ये खाते हैं। उसके बाद वो लाजमी एक गरम कावा जरूर इस्तेमाल करते हैं उसको हजम करने का, और वो चीज घी और ऑयल में नहीं बनी हुई होती, वो ज्यादातर ग्रिल्ड होती है। ग्रिल्ड होगी तो वो या रोस्टेड होगी या ग्रिल्ड होगी या बेक्ड होगी। हमारे यहाँ तो ये है ना कि हम तो जब तक घी में भून के और या उनको डीप फ्राई करके ना बनाए, हमारे मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। तो आप बताएं इसका क्या नुकसान है हमारे, जैसे आप देखिए ना एक डाइट वो है जहाँ पे गोश्त इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसका तरीका अलग है, और हमारे यहाँ गोश्त के इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए हमारी ओवरऑल जो है ना जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत डिफरेंट हो गया। अगर हम अरब और उनकी कुर्दों की बात करते हैं या दूसरे किसी नेशंस की बात करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल ही बहुत डिफरेंट है। वो फिजिकल एक्टिविटी भी रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, ईद वाले दिन जो है ना जानवर ज़बा हुआ, घर पे आ गया, अम्मी ने बनाया, कलेजी खाई, सो गए, बाकी सब सो गए। अब वो उठेंगे तो उनको दूसरा मील उनका रेडी होगा, वो खाएंगे। अब वो सोचेंगे यार कि क्या मैं इनको बांटने जाऊं आज, या मैं आज इतना थका हुआ हूं कि मैं दोबारा सो जाऊं, या कोई ऐसा मिलने वाला है तो मैं उससे मिल लूं। ठीक है। आप अगर आप किसी के घर बांटने जा रहे हो, वहां पे भी आप जिसके घर जाओगे कहीं ना कहीं आपको जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, वो आपने जरूर खाना है क्योंकि आप भाई ईद के दिन आए हैं, मना नहीं कर सकते, आपने मीठा भी खाना है, आपने नमकीन भी खाना है, ठीक है। तो आप वो सब कुछ करके जब घर आओ फिर आपके लिए एक प्लेटर सजा हुआ है कि आपने खाना खाना है, ठीक है, घी और तेल में बना हुआ। एग्जैक्टली। हमें जो है ना कोशिश ये करनी चाहिए कि देखिए मीट आपके पास है और अल्लाह ताला जो है ना कहते और आपको देता भी रखे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही बात है। आप कोशिश करके इतनी क्वांटिटी ही खाएं जो आपको हजम हो सके और आपकी सेहत के लिए बार ना बने, ठीक है। अगर हम रिकमेंडेड बात करें ना तो डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। अगर आप 70 किलो की हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन पर डे रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम कितना खा लेते हैं एक दिन में? ईद वाले दिन में? ईद वाले दिन में तो हम बहुत ज्यादा खाते थे, लेकिन देखिए यूजुअली बहुत सारे डेज में हम वो भी नहीं खा रहे होते। हाँ, वो भी नहीं खा रहे, ठीक है। तो आदत ही नहीं है ना हमारे गट को, ये बात भी आ जाती है। हम ओवरऑल ही ना ओवर कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब भी कोई चीज कर रहे हैं हम ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो ईद के से रिलेटेड हो तो हम उसमें मीट के ओवर कंजप्शन में आ जाते हैं, या फिर अगर हम उसके अलावा बात करें ना, या तो हम जाएंगे तो बिल्कुल सलादों पे चले जाएंगे, दालों पे चले जाएंगे, उस पे चलेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि हमने डाइट करनी है तो हमने जो है ना खाली वाटरमेलन डाइट है, या हमने बनाना डाइट है, या हमने वेजिटेबल डाइट्स है, या हम सूप पियेंगे, दाल का सूप पियेंगे। तो मैंने यूजुअली लोगों को देखा है कि उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है आज के टाइम में, और नहीं खाएंगे तो फिर ईद पे इतना प्रोटीन ले लेंगे कि वो फिर ओवर इनटेक हो जाएगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्थ को खराब कर रही है। यही है, अगर आपका एक साथ बहुत ज्यादा तेजी से वजन ड्रॉप होता है, अगर आप 1 किलो पर वीक से कम ज्यादा ड्रॉप कर रहे हैं ना,
लाइक आपने 4 kg एक मंथ में ड्रॉप कर लिया तो आपके गॉल स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, गॉल स्टोन्स, आपने बहुत अच्छी बात जो है ना की है कि अब हम बात करेंगे जो गॉल ब्लैडर के इश्यूज में लोग मुब्तला हैं उनके लिए कितना नुकसान है ये। उनके लिए तो देखें, उनके ऑलरेडी जब वो तो बहुत से लोग तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर वो ट्रिगर कर गया ना, और ये जो आप खा रहे होते हैं तला हुआ भुना हुआ, और ये जो है आप इतना मीट इंटेक बढ़ा रहे होते हैं, ये आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है कि वो आपके गॉल स्टोन्स को ट्रिगर कर देगा। अगर वो खुदा ना खास्ता ट्रिगर कर गया तो या तो आपके सबसे पहले तो पित्ते का इन्फेक्शन, ठीक है, उस पर सोजिश आ सकती है। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, आपके जिगर में हो सकता है इन्फेक्शन, जो कि हेपेटाइटिस होता है, या कभी कभी क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर की वजह से हो सकता है। एग्जैक्टली हो सकता है, कोलेंजाइटिस होता है, ठीक है। कोलेंजाइटिस क्या होता है कि जो हमारे यूजुअली जो गॉल स्टोन वाले मरीज होते हैं उनमें क्या होता है कि ये पथरियां ना वो फिसल कर नीचे आती है नाली में। बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं आपको समझा सकूं कि जो गॉल ब्लैडर होता है ना हमारा, वो एक समझ लें एक किस्म की थैली होती है जिसका सिर्फ एक मुंह है। अच्छा, उसका सिर्फ एक मुंह है और उसी मुंह से अंदर बन के जाती है चीज और उसी से बाहर निकलती है। ऐसा नहीं है कि वो पीछे से बनकर आ रहा है और उसके अंदर जो है ना वो होता है, उसका सिर्फ एक ही मुंह है। अब होता ये है जो कहते हैं ना कि फला दवाई खा लो और पथरी निकल जाएगी, गॉल स्टोन्स की नहीं निकलती। ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। मैं आपको बताऊं, मैंने गॉल ब्लैडर के जितने पेशेंट्स में देखती हूँ ना, तो वो यही बताते हैं कि जी फलाने हकीम से दवाई कर रहे हैं, हम होम्योपैथिक की दवाई कर रहे हैं, हम वो पथरी निकल जाएगी। और वो लॉजिक कहीं से कहीं तक भी लॉजिक मैच नहीं करती है कि आपको कोई ऐसी मेडिसिन जो है वो गॉल स्टोन को जो है ना डिसॉल्व करती है। देखिए है मेडिसिन है, लेकिन वो फिर लेवल्स होते हैं कि कितना बड़ा स्टोन है, किस टाइप का स्टोन है, ठीक है। अगर आप जब हम बात करते हैं ना पिगमेंटेड और कोलेस्टेटिक स्टोन्स की, तो पिगमेंटेड जो स्टोन्स होते हैं बहुत टाइनी होते हैं, और कोलेस्टेटिक स्टोन्स भी जो कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा की वजह से बनते हैं वो भी शुरू में बहुत छोटे होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। अब वो जो छोटे साइज वाले होते हैं ना वो ज्यादा नुकसानदेह होते हैं कंपैरेटिवली बड़े साइज के। होता क्या है कि वो स्लिप होके आते हैं बार बार आपकी नाली के अंदर, जो गॉल ब्लैडर की नाली होती है। जी बिल्कुल। अगर वो खुदाना वो स्लिप होके आगे चले गए, पहले तो उन्होंने स्लिप आके क्या किया, उसका मुंह बंद किया तो गॉल ब्लैडर में सोजिश हो गई, वो सूज गया, सही है, ठीक है। उससे आगे गए तो क्या हुआ, उसने पीछे जो बन के जिस मुंह से आ रहा था उसको भी रोका, उसको भी रोक दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, वो जिगर पे सोजिश लाएगा, उसको कोलेंजाइटिस बोलते हैं हम। अच्छा, ठीक है। अगर वो खुदा ना खास्ता और नीचे आ गया तो वो आपके लबे को इन्फेक्शन करता है, जो कि बहुत ही मतलब समझ ले जानलेवा इन्फेक्शन हो, ठीक है, इमरजेंसीज हो जाती है। एग्जैक्टली, जिसको हम हमारी जबान में कहते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, ठीक है। और वो इमीडिएट सर्जरी की जाती है ना? नहीं, उसके लिए ERCP की जाती है इमीडिएटली, लेकिन अगर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो जाता है ना तो आपको काफी टाइम लगता है उससे रिकवर होने में, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बस ICU में ही काफी अरसे तक स्टे करते हो। अच्छा जी, ये बहुत क्रिटिकल है और बहुत खतरनाक चीज। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मेरे खुद के जो भाई हैं उनको यही गॉल ब्लैडर का बहुत मसला है, और जो है वो आई थिंक उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन मैंने उनको पेन में देखा है कि जब उनको पेन अटैक होता है इतनी सिवियरिटी से पेन होता है कि वो पूरी रात सो नहीं सकते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, उनकी बहुत ही बुरी हालत होती है। फिर वही है कि गए हॉस्पिटल इमरजेंसी में, थोड़ी सी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुई और बस पेन रिलीफ, तो घर वापस। लेकिन अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता जो है ना, ये कभी कभी आपको इतना कोई परेशान कर सकता है ना, आपकी सोच है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब अपनी ट्रेनिंग करती डाउ में, हमारे पास एक मरीज आया था, उसको सिर्फ सोजिश थी, कोलेसिस्टाइटिस था, ठीक है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स थे ना इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। हमने उसको ईद के दिन तक, ईद पे भी ईद से पहले एडमिट हुआ था 2-3 दिन पहले, और बकरा ईद ही थी, इत्तेफाक की बात है, और उसको हमने स्टे में रखा, हमारे पास था, और इतनी मेडिसिन के बावजूद, सारी केयर के बावजूद उसका ईद वाले दिन गॉल ब्लैडर फट गया। तो फिर हमारी सीनियर जो कंसल्टेंट थी वो बेचारी आई, उन्होंने फिर ईद वाले दिन उसकी सर्जरी करी, और फिर उसके बाद वो काफी अरसे हमारे पास ही रहा, 15-20 दिन, फिर जाके वो रिकवर होके डिस्चार्ज हो गया। ज्यादा मैं देखा कि बड़ी ईद पे ये प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं ना, ये वाले ऐसे जो इश्यूज होते हैं बड़ी ईद के दरमियान ज्यादा आ रहे होते हैं। देखिए आई थिंक खाने पीने पे नहीं होता, दोनों ईदों पे ज्यादा होते हैं। इसका रीजन एक और भी है। देखिए हमारे पास ईद के दिनों में ना सारे प्राइवेट सेटअप्स है ना इतना फैसिलिटेट नहीं करते, गवर्नमेंट सेटअप्स है ना फिर फैसिलिटेट करते कर रहे होते हैं, सही है। और दूसरा एक अफोर्डेबिलिटी का भी आ जाता है
ठीक है, जो जहाँ पे जितना अफोर्डेबल है वहाँ तो चला जाएगा, सही है, लेकिन अगर कोई अफोर्डिंग नहीं है और वो किसी छोटे सेटअप में नहीं, उसको फैसिलिटेट नहीं करे, तो वो फिर सीधा गवर्नमेंट में सेटअप में आएगा। हाँ। ठीक, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा मीठा, जो हम बहुत ज्यादा मीठा भरने लग जाते हैं, सुबह दोपहर शाम रात तीनों दिन खूब मीठे पे हमारा हाथ होता है कि भाई जहाँ बैठे हैं, जिसके घर जा रहे हैं, बस मीठा तो खाना है, इसके क्या नुकसान आता है? देखिए, हर चीज की, वही मैं बार बार ये कहती हूँ, हर चीज की ना ज्यादती ना वो भी बुरी है और कमी भी बुरी है, ठीक है। आप एतदाल के साथ चले। अच्छा, दूसरा ये कि हर जगह का मीठा भी अलग होता है। हाँ, बिल्कुल। मेरा मीठे का लेवल ये होगा, उनका मीठे का लेवल ये होगा, ठीक है ना। तो हमें जो है ना उसमें थोड़ा सा एहतियात तो देखिए आपने करनी ही है हर चीज के अंदर, ठीक है। मेरी अम्मी कहती है जब तक मीठा जबान पे मीठा ना लगे ना, वो मीठा नहीं होता। हमारी हम जो बनाते हैं वो मीठा ऐसा होता है कि बस उसमें थोड़ा सा मीठा होता है। और हमारी एक जानने वाली कहती है हलक में जाके लगनी चाहिए ताकि वो चिपके। तो अब आप सोचिए, तो गला खराब होता है उसी से, अपर आर्टी इन्फेक्शन, क्योंकि अब मीठे के बाद पानी पी लिया, आर्टी इन्फेक्शन। खैर ये सवाल तो मेरे लिए है वैसे क्योंकि मीठे से सबसे ज्यादा नुकसान दांतों को होता है। कैविटी सबसे ज्यादा मीठे का नुकसान आपके दांतों के ऊपर होता है, और दांतों के बाद जाके सेहत पे होता है। सही कह रही है जी। तो मुझे बताइएगा कि हमारी, जैसे हमने डिफरेंट कंट्रीज की बात की, डिफरेंट कंट्रीज में जो डाइट है उसमें आप जरा बताइएगा कि हम पाकिस्तान में उन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करें अपने साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे वो लोग कावे का इस्तेमाल करते हैं, कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी जो है, हमारे यहाँ तो अब फैशन बना ना ब्लैक कॉफी पीने का। अरब्स में देखा जाए तो उनका एक अलग से कावा होता है कुछ, ठीक है, जो ब्लैक कॉफी होती है, तो वो लेते हैं हमेशा। खाना खाएंगे, मंदी खाए या वो जो उनके जो भी खाने होते हैं, सही है, उसमें ज्यादा चावल होते हैं, उसमें बड़ा सा गोश्त का पीस होता है, लैम्प होगा, समझे, वो तो ऊँट तक खा लेते हैं, हर चीज ही खाते हैं, और नॉर्मली भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईद पे ही खाते हो, नॉर्मली भी ऐसी खाना खाया जाता है, उनका खाना ही यही है। तो हम अगर वो चीजें खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, जाहिर सी बात है। तो हम क्या ऐसा करें कि उनकी तरह हम भी सेहतमंद रहें? देखिए, ओवरऑल देखा जाए ना तो हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो उसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई होने की जरूरत है, ठीक है। आप जो लकली गई होंगी बाहर, आपने देखा होगा कि वहाँ वाले बहुत जल्दी उठते हैं और वो बहुत जल्दी अपने घरों को पहुंच के सो जाते हैं, ठीक है। मगरिब के टाइम उनका डिनर टाइम हो जाता है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग असर के बाद तो दोपहर का खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपनी जो मील्स की टाइमिंग है ना वो फिक्स करनी है। हमारे यहाँ दोपहर का नाश्ता हो रहा है ज़ोहर से थोड़ा पहले, 12 बजे के बाद, ठीक है। अब तो अल्लाह का शुक्र है एक तरह से कि जो नहीं कहते गैस की बदौलत सुबह में नाश्ता होने लगा, वरना तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है, या तो 12 बजे के बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है ना, हमें सबसे पहले तो अपनी रूटीन को उस तरह से मेंटेन करना है, सेट करना है कि आप सुबह में नाश्ता करें, दोपहर में अपना खाना प्रॉपर ज़ोहर से पहले खाएं, और मगरिब से इशा के दरमियान अपना रात का खाना खा लें, ताकि आपकी उसके बाद, देखिए इशा की नमाज है ना अल्लाह ताला ने कैसी बनाई है कि उसमें 17 रकात हैं और किसी नमाज में नहीं रखी। क्यों? क्योंकि आपने जो दिन भर खाया है उसकी मुशक्कत करें, आपका वो हजम हो जाए। वरना आप अगर वो खा के लेट गए फौरन तो आपको कहाँ से हजम होगा, ठीक है। वो आपके सीने में पड़ा रहेगा, फिर आपको बदहजमी, तेजाबियत, ये वाले मसाइल शुरू हो जाएंगे दोबारा से। तो डॉक्टर साहब आप चलते हैं ब्रेक की जाने, वो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम फिर से हाजिर हुए हैं, अपने टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहिबा, तो आप बताइए, अभी तक तो हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली, अब बताइए कि जैसे हम गोश्त जो है, जब हमारे पास कुर्बानी का गोश्त आता है तो अब सबसे बड़ा मरहला जो होता है उसकी फ्रीजिंग का मरहला होता है, कटिंग का मरहला होता है। तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से टेक्निकली अच्छी हाइजीनिक तरीके से हम जो है वो पैक करें, उसकी कटिंग करें, तो आप बताइए उसकी वजह से जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी हमारे यहाँ लोग इतने प्रोफेशनल नहीं है, कटिंग को देखा जाए या उसकी फ्रीजिंग को देखा
जाए, गोश्त के साथ ही हमने वेजिटेबल्स भी रखी हुई होती है, पानी की बोतलें भी रखी होती हैं, तो ये बताइएगा इसके क्या नुकसान आते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जब अगर गोश्त आता है ना तो कोशिश करके आप उसी टाइम उसको साफ करके प्रॉपरली फिर फ्रीज करें। और आपने जितनी क्वांटिटी में रखना है ना, मतलब जैसे कि आप 4 लोगों की फैमिली है या 10 लोगों की फैमिली, आपको पता है आपने एक वक्त में कितना खाना पकाना है, तो आपने उतना पोर्शन साइज बना के ही अपना गोश्त, एग्जैक्टली। देखिए उससे आपको 2 तरह के फायदे होंगे। अगर आप एक साथ लमसम पूरा का पूरा उठा के फ्रीजर में रख देंगी तो वो क्या होगा, उसको जमने में टाइम लगेगा। पोर्शन वाइज आप जब रखेंगी तो वो जल्दी फ्रीज होगा। दूसरी चीज ये कि जब आप निकालेंगी बनाने के लिए, आपको पता होगा कि इतना ही है जितना मैंने पकाना है, तो आपने वो निकाला और फौरन पका लिया, ठीक है, पकाने में इजी हो जाता है। वो हम लोगों के जैसे आई थिंक वर्किंग वुमेन्स जो है उनके लिए बहुत कन्वीनियंट। उसके अलावा जैसे आपने एक बड़ा थैला बना के रखा, आपने निकाला, उसको डिफ्रोस्ट किया, उसमें से आपने जितना पकाना था निकाला और वापस उसको जमाने के लिए रख दिया। अब ये क्या किया, आपने उस गोश्त को टाइम दिया कि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करे। अच्छा, हाँ, क्योंकि यूजुअली घरों में यही होता है कि आप पहले गोश्त पूरा एक साथ रखा हुआ है, अब आप उसको निकालते हैं, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के कुक किया और बाकी पोर्शन दोबारा फ्रीज कर दिया। नहीं, देखिए बहुत गलत तरीका है। होता क्या है, जब आप एक गोश्त आपके पास टाइम पर आया ना तो वो साफ सुथरा है, हाइजीनिक है कंपैरेटिवली, वो के जो कि आपके पास काफी अरसे से रखा हुआ है, और जब आप उसको निकाल के रखते हैं आप उसका एक टेम्परेचर डाउन करते हैं। अब जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो जल्दी से ग्रो करेंगे और इर्द गिर्द के जो है ना कंटामिनेशन होगी, ठीक है, तो फिर वो और ज्यादा बढ़ेगा। फिर क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम निकालेंगे तो वो नीला होना शुरू हो जाएगा। हाँ, हो जाता है, ठीक है, नीला होना शुरू हो जाएगा, या उसके खाने के बाद ना आपको मसाइल शुरू हो जाएंगे, बदहजमी के, या मोशन शुरू हो जाते हैं, उल्टियां शुरू हो जाती है, बहुत से लोग आ जाते हैं उसमें, क्योंकि इकोलाई जो एक बैक्टीरिया है हमारा जो कि बहुत बुरी तरीके से, जिसको कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग करवाता है, वो ऐसे ही ग्रो करता है कच्चे गोश्त के अंदर। अच्छा, आप उसको पका रहे हो बाद में, लेकिन आपने जब वो टाइम उसको दे दिया ना, उसने उसको कंटामिनेट कर दिया, उसको खराब कर दिया। जी, अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे जो कटिंग बोर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, यूजुअली जो बहुत बड़े बड़े शेफ्स से मना करते हैं कि एक ही कटिंग बोर्ड के ऊपर आप जो है वो सब्जी को और उसको गोश्त को नहीं काट सकते या फ्रूट से काट सकते, लेकिन हमारे घरेलू खवातीन जो हैं, घर में जो लोग हैं, वो एक ही कटिंग बोर्ड होता है, एक ही छुरी होती है, उसी से वो फ्रूट्स भी कट रहे होते हैं और उसी से गोश्त भी कट रहा होता है, तो कितना नुकसानदेह है। देखिए ये आपको ख्याल करना चाहिए और जो है ना कोशिश करना चाहिए कि जो आपके मीट्स की नाइफ्स हैं वो आपने अलग रखनी है, गोश्त काटने की छुरियाँ वगैरह और ये चीजें आपने अलग रखनी है। और बोर्ड जो आपने यूज करना है वो खास तौर पे ना या तो मेटल का बोर्ड हो, अच्छा ठीक है, स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस स्टील का बोर्ड हो, ठीक है, या फिर आपका जो आते हैं ना सिलिकॉन वाले बोर्ड आते हैं वो वाला बोर्ड हो। कंपैरेटिवली कि आप जो वुडन बोर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वुड एक ऑलरेडी सोर्स होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जब उसके ऊपर काटते हो ना तो उसमें और ज्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरिया गोश्त के अंदर आने के, ठीक है। लोग कहते हैं हमने छुरी धो ली है, अब तो हमने छुरी धो चुके हैं, अब हम गोश्त काटने का छुरी धोने के बाद अब हम वेजिटेबल्स काट रहे हैं, लेकिन लोग मतलब डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली मना करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो गोश्त का बैक्टीरिया वेजिटेबल्स में जाने का खतरा होता है। ठीक है, आपके पास कम रिसोर्सेज है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपका बोर्ड है वो आप कितना फ्रीक्वेंट होते हैं जी, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ यूजुअली होता है जब उस वक्त एक ना अफरा तफरी का आलम होता है, बिल्कुल, और सही तरह से धोते भी नहीं है लोग, मैंने उस टाइम पे नहीं धुल रहा होता उस तरह से। और जो आपका वुडन बोर्ड होता है ना उसमें बकायदा जब आप नाइफ से काटते हो तो निशान बन जाते हैं, वो आपका कल्चर का समझ ले जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए आपको जगह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको घर बना के दे रहे हैं। हाँ, अब आप उसको घिस घिस के तो बार बार नहीं धो रहे हो, ठीक है, या हम उसको जो होता है हमारा कहेंगे रफ स्क्रब होता है, झावा, ठीक है, उसमें भी 1000 बैक्टीरिया होते हैं वैसे बाय द वे, वो तो मसाइल हमारे हैं पाकिस्तान के, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा मुझे देखा जैसे खून होता है, मैंने बहुत से लोगों को कुकिंग करते हुए देखा है कि वो इतनी अच्छी तरीके से खून साफ नहीं करते गोश्त का, सही है, और कहते हैं कि ऐसी में जायका आता है। अगर आप बिल्कुल जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा मीट को धोती हूँ, इतना धोऊंगी कि वो बेचारा खुद पना मांग लेंगे, बस वो हो गया। तो मैंने लोगों को देखा वो नहीं धोते मीट, इतना प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते हैं और फिर उसी को उसी ब्लड के साथ ही बना देते हैं। देखें तो ऐसा हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं। देखें जो तरीकेकार है ना वो तो यही है कि जब आपने जानवर को ज़बह कर दिया ना उसको इतना टाइम दें कि उसके अंदर से सारा खून निकल जाए,
ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि, लेकिन कुर्बानी के उसमें हाँ ये होता है कुर्बानी के दिनों में कि आपका कटा और फौरन ही बस खाल उतारने लगे और उसको फौरन ही गोश्त बने। जब भी ये होता है कि भाई आप उसको थोड़ी देर छोड़ दें कि ताकि वो जो फड़कना गोश्त है वो खत्म हो जाए, गोश्त ठंडा हो जाए, ताकि उसके अंदर जो एग्जैक्टली जो खून का लेवल है वो सारा का सारा निकल जाए। उसके बाद जब आप उसको धो के पोर्शन साइज बना के फ्रीज करेंगे ना, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि इतना मसला आएगा खून का और आपको इतना बहुत ज्यादा उसको धोने की जरूरत महसूस होगी। क्योंकि कुछ लोगों का मैंने देखा है कि आप अगर नॉर्मली भी उनके घर में खाना खाएं, गोश्त वगैरह खाएं, जहां वो साफ ज्यादा होता है वहां पे मसाइल थोड़े कम होते हैं, स्टमक इश्यूज कम हो रहे थे। और जो लोग इस तरीके से बनाते हैं ना कि उसमें ब्लड भी है और वो गोश्त गंदा भी है, तो वहां पे अगर आप वो खाते हैं तो बदहजमी भी ज्यादा होती है और आपको स्टमक इश्यूज भी ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसके अलावा ये होता है कि अगर देखें गोश्त सही से गला ही नहीं है, उसमें खून नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो तो आपके लिए सीधा सीधा सोर्स है ना इन्फेक्शन की। ठीक है, वो आपको सही से हजम ही नहीं होगा, और हजम नहीं होगा तो आपके लिए वो मसाइल लेकर आएंगे, आपके हाथों के मसाइल। मुझे दो चीजें बताइएगा, एक तो ये कि हम फ्रीज कैसे करें, वो तो आपने बताया पोर्शन बना के फ्रीज करें, लेकिन फ्रीजिंग टाइम कितना होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, और फ्रीजर के अंदर क्या एहतियात होने चाहिए, क्योंकि फ्रीजर भी तो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना बैक्टीरियल ग्रोथ का। तो फ्रीजर को किस तरीके से मेंटेन रखें बकरीद से पहले, और अब कैसे रखें क्योंकि गोश्त आ चुका है, सबके घरों में है, अब कैसे उसको मेंटेन रखें। दूसरा ये है कि कुकिंग स्टाइल और कुकिंग टाइम क्या होना चाहिए, ये साइंटिफिकली आप बताइएगा। हाँ देखिए, यूजुअली ये होता है कि जब हमारे पास गोश्त आ गया है ना, आप अपना फ्रीजर से कुर्बानी से पहले हमारा तो ये होता है कि भाई आप सफाई कर लें अच्छे से, और उसमें कोशिश करें कि आप आलतू फालतू चीजें ना रखें, ठीक है। जहाँ पे आपने भी रखा हुआ है जमाने के लिए, हाँ वहीं जहाँ पे आपका गोश्त जमा हुआ है ना, वहीं पे आपकी आइसक्रीम भी रखी हुई है, आइसक्रीम भी रखी हुई होती है, ठीक है ना। या आपने कभी कोई जो ना जो अगर मसाले पीस के रखे हुए हैं तो वो भी वहीं रखे हुए हैं, अदरक लहसुन भी वहीं रखा हुआ है, और ये चीजें भी रखी हुई है, टमाटर भी फ्रीज वहीं हुई हुई है, खुशबुएं एक साथ हो गई सारी। जी जी जी। तो आप कोशिश करें कि जिस खाने में आप अपना गोश्त फ्रीज कर रही है ना, तो आप उसमें सारी चीजें ना रखें, ठीक है। दूसरा ये कि बिल्कुल जम जाना चाहिए, और उसको जो है ना बार बार खोलना बंद नहीं करना। अब वो होता है ना कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम रखिए, बच्चे घर में मौजूद हैं, वो हर थोड़ी देर बाद जाके खोलेंगे, चेक करेंगे, फिर बंद करेंगे, तो वो फ्रीजर जो है उसका टेम्परेचर आउट हो रहा होता है। एक और वजह ये भी है, हमारे पास लाइटों ने बहुत तंग करके रखा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा मसला है। ये नहीं सोचते कि आप तो खोल बन रहे हैं, लेकिन रात के टाइम पे जो लाइट जा रही है या उसमें जा भी रही है तो आने का कुछ पता ही नहीं है, वो आपका गोश्त फिर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, या उसके अंदर ग्रोथ होने के चांसेस और बढ़ते चले जाएंगे बैक्टीरिया के, क्योंकि टेम्परेचर आउट हो गया ना। बेहतर ये नहीं कि हम बांट दें, इससे पहले तो सबसे बेहतरीन देखिए स्टोर करके और खराब करें घर में रख के। देखिए सबसे बेहतरीन तरीका ही यही है। अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, आपने 3 हिस्से करने हैं, एक आपका है, एक आपके रिश्तेदारों का है, एक जो है ना मुस्तहकीन का है। हाँ। तो बेहतर यही है कि आप बांट दें। अगर सीधी बात करें, हम तरीके से बांटे ना, किसी के पास पूरी गाय भी होगी ना, ज़बा हुई होगी, और उसके घर में दावत है, आना जाना लगा हुआ होगा, वो तरीके से बांटेगा ना, तो मुश्किल से उसके जो ना 1 हफ्ता ही गोश्त चल रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं चलता। मुझे लगेगा कि हमारे ये बारबेक्यू कल्चर बहुत ज्यादा है, और हमारे यही होता है कि भाई वो जो है भाई बारबेक्यू पार्टी, और साथ जो हमारे यंग बच्चे हैं, हमारे जेनजी बच्चे हैं, उनका तो यही होता है कि भाई इस दिन इसके घर पे बारबेक्यू है, उस दिन उसके घर पे बारबेक्यू है। तो जो हम कंटिन्यूसली बारबेक्यू करते हैं और बारबेक्यू खाते हैं, इसका क्या नुकसान है? क्योंकि कोयले पे जो मैंने सुना है कि कोयले जब जलते हैं तो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, और वो कार्बन जो है गोश्त को जाके खराब करता है। तो आप बताइए क्या इससे क्या नुकसान हो सकता है बॉडी को? लेकिन कोयला जब जलता है ना, तो सबसे पहले प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो उस टाइम उस जगह पे बना रहा होता है ना, और साथ में जो उसके पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो आपके फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो आपको जाके जो है कहते हैं, जो हम कहते हैं ना कि COPD, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, ठीक है, उसके चांसेस बढ़ा रहा होता है। अच्छा, ठीक है। अब जहाँ तक बात है कि आप उसको इतना फ्रीक्वेंट ग्रिल मीट खा रहे हो, तो पहले अश्योर कर लें कि जो आपने कोयले पे ही भले बनाया है, क्या वो पूरी तरह से गला भी है कि नहीं गला है। बोटियां खा रहे होते हैं, यही मसला सारा तो आता नहीं है, बनाना आता नहीं है, वो कोयलों पे गिर रही होती है, ठीक है, कोयलों की राख उस पे लग रही होती है। सबसे जो खराब चीज है वो कोयले की जो राख उड़ती है ना, वो जब गोश्त के साथ जाके मिलती है, उसके जो फ्यूम्स गोश्त के साथ मिलते हैं, वो गोश्त को खराब करते हैं। मेनली जो
होता क्या है, जो धुएं वाले कोयले होते हैं ना, वो जब धुआं उनको जाके मतलब समझ लें जो उसके जर्रात उड़ के आके चिपकते हैं कोयले के, वो आपके लिए तकलीफ का बाइस बनते हैं। कंपैरेटिवली मैं नहीं कहूंगी कि आप जो है ना बारबेक्यू बिल्कुल ना करें, बारबेक्यू करें, धीमी आंच पे करें, एक प्रॉपर डिस्टेंस रख के, और ये अश्योर करें कि आपका गोश्त पूरी तरह से गला है। अच्छा, मैं एक मैसेज वैसे दूंगी कि लास्ट ईयर की बात है, मैं एक जगह गई थी, बारबेक्यू पार्टी थी बच्चों की, उनसे बन नहीं रहा था, तो हमने बोला चले हम ट्राई करते हैं, तो हम बनाने लग गए। तो हमारे एक कोई लेडी थी, उन्होंने क्या किया कि जलते हुए कोयलों के ऊपर ना उन्होंने वो डाल दिया, वो क्या होता है पेट्रोल या वो कुछ होता है ना, ऐसा कुछ डाला, और मैं उसको बना रही थी, ठीक है, और वो जब एकदम से धमाका टाइप का हुआ कुछ एकदम जोर से, तो मेरी पूरे जो हाथ है वो पूरे बर्न हो गया, और बहुत बुरी तरीके से मेरे हाथ बर्न हुआ। और मैंने बड़ा शुक्र भी किया कि एटलीस्ट मैं थी, कोई बच्चा नहीं था वहां पे, क्योंकि ये जो जब होता है ना इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, तो अल्लाह ना करे अगर बच्चे हैं तो वो उसको टैकल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैं तो फिर भी हमने अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लिया कि चलो हाथों तक आया, फेस तक नहीं आई इतनी हीट। तो मैं ज्यादातर बच्चों को बस समझाती हूँ कि देखिए ये काम आपको नहीं आता तो उसके साथ बिल्कुल खेल ना करें। आपको पता है आग कितनी लग रही है आजकल, सही बात है, यहाँ आग लग गई वहां आग लग गई, अल्लाह ना करे आप बारबेक्यू कर रहे हैं और आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया या मजाक मस्ती में कोई ऐसी चीज कर ली और उससे आग लग गई, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो है इस तरह के उसमें ये भी चांसेस होते हैं, बच्चे ही ज्यादातर विक्टिम बनते हैं और वो बेचारे जल भी जाते हैं और ये होता है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि क्या हुआ था कि उन्होंने एक पॉट था, मिट्टी का पॉट, उस पर ग्रिल रखी हुई थी, ठीक है, और उसके ऊपर वो ग्रिलिंग हो रही थी, तो मैं सिर्फ उसको चेक करने के लिए गई, तो ऑयल जब ऊपर से डाला ना कोयलों के ऊपर, तो एकदम से एक धमाका हुआ उसके ऊपर, इतना खतरनाक, वो आग पूरी भड़की और पूरे मेरे हाथ जो है ना उसके ऊपर पूरी आग, और जब वो मिर्ची होती है ना वो जो बारबेक्यू की, वो और आग मिलके उन्होंने पूरे हाथ जैसे झुलसा दिए। तो ये बड़ा डेंजरस वाकया हुआ मेरे साथ। तो मैं लोगों को जब से बड़ा मना करती हूँ कि प्लीज ना करें ऐसा तजुर्बा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, जैसे आपने कहा ना मिर्चे लगे, ठीक है, तो इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जितना सुपरफिशियल जला हुआ होता है ना उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। हाँ, और जितना डीप जला हुआ होता है ना उतनी तकलीफ नहीं होती। हाँ, वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह वो सुपरफिशियल था, तो वो स्कार्स हुए 6-7 मंथ्स के लिए मेरे, बहुत ज्यादा नकल्स ब्लैक हो गए, अभी भी थोड़ा ऐसा है, बट ये कि वो जो है ना वो इतना डीप डाउन नहीं गया। अगर कोई बच्चा होता तो अल्लाह ना करे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता जी। और होता अक्सर यही है कि लोग समझते हैं कि हमें जलने के बाद दर्द नहीं हो रहा तो ये ज्यादा नहीं जला, लेकिन वो उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है, वो ज्यादा गहरा जला हुआ होता है, उनको फौरन जाके दिखाना चाहिए। अच्छा, मुझे बताया अगर ऐसा हो जाए घर के अंदर, जैसे हमारे बच्चे आजकल बारबेक्यू तो कर ही रहे हैं, अगर ऐसा इनको इंसिडेंट होता है तो हमें इंस्टेंट क्या करना चाहिए कि हमारे पास वो चीजें अवेलेबल हो हमारे घर के अंदर कि हम फौरन से घर में ही उसको टैकल कर लें। देखिए, सबसे पहले होता है टेम्परेचर कूलिंग डाउन, ठीक है, जैसे ही खुदा ना खासा ऐसा कुछ होता है ना उसके ऊपर पानी डाल दें। अगर आपका हाथ जल है, हाथों के ऊपर आप पानी में रख दें। पानी नहीं डालें क्योंकि वो बन जाते हैं। नहीं, आपको उसका टेम्परेचर डाउन करना होता है। आपके जिल्द का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है, अगर आप कूलिंग डाउन नहीं करेंगे ना वो डीप आपको जलाएगा। अच्छा, और ज्यादा जलाएगा। जो कहते हैं ना कंबल डाल दें, ये कर दें, वो कर दें, वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है, आग तो बुझा रहा है लेकिन वो टेम्परेचर डाउन नहीं कर रहा। अच्छा, तो आप यूजुअली लोग मना करते हैं पानी में हाथ मत डालो, इसमें ना छाले बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो छाले क्या करता है, वो पेनिट्रेट करने, डीपर टिश्यू में पेनिट्रेट करने से रोक रहा होता है। जब इस तरह से चला जाता है वो वहीं ठंडा होके ना ऊपर ही ऊपर लोकलाइज रह जाएगा। हाँ। जैसे आपने तेल लगा लिया या कुछ लगा लिया ना, वो डीप, वो जो जिल्द आपकी गर्म हुई हुई है ना वो अंदर ही अंदर अपनी गर्माइश देता है। लगा लो, टूथपेस्ट लगाओ। देखिए, टूथपेस्ट का कंसेप्ट इसलिए है, टूथपेस्ट है ना, अगर आप एजेंट है ना, कूलिंग एजेंट है, तो वो सिर्फ कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाने का बोलते हैं। जो हम अगर हमारे अभी एक यूजुअली होता है प्रैक्टिस में, ये सिर्फ कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज तो ऐसा वो नहीं। मैंने इंस्टेंटली क्या किया कि जहाँ पे हो रहा था वहाँ एलोवेरा लगा हुआ था बहुत सारा, सही, तो मैंने एलोवेरा के जो है वो लीव्स को काटा, उसमें से उसका जो जेल निकलता है ना, हाँ, वो हाथों पे अप्लाई कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और चीज नहीं थी लगाने के लिए। उसके बाद जिनके घर पे थी उन्होंने क्या किया, एलोवेरा को उठा के फ्रीजर में रख दिया, उसको ठंडा कर दिया, हाँ, और उससे उसको लगाया ताकि वो जो एक बर्निंग सेंसेशन थी ना, एक एक्सट्रीम बर्निंग सेंसेशन, उसको कूल डाउन करने के लिए। बट अब जैसे आप तो ये कर रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपके पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, है लाजमी। वो तो देखिए हर इंसान के पास अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ चीजें होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खासा जरूरत हो तो उनके पास अवेलेबल हो। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे पास फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? आपके पास एक एंटीसेप्टिक,
ठीक है, आप डिटोल भी रख सकते हैं, आप आयोडीन भी रख सकते हैं, ठीक है, कॉटन, और साथ में गॉज, ठीक है, सनी प्लास्ट, ये वाली चीजें आपके पास होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कभी भी कोई चोट लगती है, कुछ होता है। और पॉलीफेक्स, घर में पॉलीफेक्स जरूर होनी चाहिए कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई चोट लगे, कुछ फौरन से आप उसको आप उसको कवर कर दें, उसको एंटीसेप्टिक दे दें एक तरह का, ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल होता है तो वो आपको कवर कर लेता है अंटिल अनलेस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो वुंड इतना गहरा होता है जिसके लिए आपको टांकों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, ठीक है, तो आप उसको पहले ही थोड़ा प्रोटेक्ट करके लेकर जाएंगे तो आपके लिए बेहतरी है फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जो है ना यूजुअली हमने देखा है कि क्योंकि मैं तो डेंटिस्ट हूँ, तो मेरे पास तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन बहुत डिलेड पेशेंट्स आ रहे होते हैं। ईद खत्म होते ही गम्स के इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो रहे होते हैं, सही है, स्वेलिंग, डेंटल स्वेलिंग बहुत होगी, माउथ स्वेलिंग होगी, तो इमरजेंसी में आते हैं ऐसे पेशेंट्स, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी के बाद रेफर होके पेशेंट आ रहे होते हैं। देखिए इमरजेंसी में तो आते हैं क्योंकि जो उस वक्त मैंने आपको बताया कि ज्यादातर फैसिलिटीज बंद होती हैं, क्लिनिक्स बंद होते हैं, तो इमरजेंसी में सारे पेशेंट लैंड कर रहे होते हैं। लेकिन यही है कि फिर हमने रीअश्योर करके सिम्टोमेटिक दे के फिर रेफर आउट कर देते हैं, और ताकि वो टाइमली आके दिखाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि उनको पहली मर्तबा में ये चीज हो गई, उनके पीछे से बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी स्केलिंग नहीं कराई होगी, ठीक है, 5 हालिया गुटखा वो खाते आ रहे होंगे, स्पेसेस होंगे, दांतों में कुछ फंस रहा होगा, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा, फाइबर फंस रहा होगा, उनको कोई ना कोई पहले से इश्यूज होते हैं। लेकिन मैंने यूजुअली देखा है कि पेशेंट जो है सबसे पहले वो इमरजेंसी में रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोग इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे पेशेंट्स की? पेन किलर। डेंटिस्ट में आपसे ये बात पूछ रही हूँ। नहीं, हम उनको यूजुअली पेन किलर्स, ठीक है, मैं आपको बिंगा डॉक्टर बता रही हूँ यार के हालात, हम उन्हें एज अ पेन किलर देंगे, ठीक है, एक एंटीबायोटिक का कवर देंगे और उनको आपके पास रेफर आउट कर देंगे, आप ओपीडी में आके दिखाएं, ताकि अगर इन्फेक्शन भी है वो सेटल डाउन हो जाए, पेन भी थोड़ा सेटल डाउन हो जाए उसके बाद। कि हाँ, यूजुअली क्योंकि मैंने यही देखा है, हमारे पास जब इमरजेंसी से कॉल आती है, बड़ी इतने ज्यादा कॉल्स आ रही होती है, तो डेंटल इश्यूज के साथ पेशेंट्स होते हैं, उनको स्वेलिंग बहुत सीवियर हो जाती है और इमरजेंसी स्वेलिंग्स होती हैं, और वो ज्यादा ये होता है कि पहले इमरजेंसी में जाते हैं, इमरजेंसी में जाके रिपोर्ट करते हैं, वहां पे अगर कुछ नहीं बनता तो फिर वो हमारे पास हमें कॉल करना शुरू कर देते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि अभी तक जो हमने सारी बात करी है वो हमने सारी समझे, सब बातें हमने कर ली। अब आप मुझे इनकी ट्रीटमेंट्स बताइएगा कि गैस्ट्राइटिस अगर हो गया है, ठीक है, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर नहीं है, कोई करीब में, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, डायरिया स्टार्ट हो गया, बदहजमी हो गई है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम अपनी डाइट को कैसे चेंज करें, सही है, और घर में ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें कि इंस्टेंट थोड़ा सा हमारे आराम आ जाए, और उसके बाद हम किस पोजीशन में जाएं जहां पे हमें ये जरूरत पड़ जाए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। देखिए मैं सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ना ज्यादातर। देखिए सेल्फ मेडिकेशन को मैं खुद पर्सनली बहुत डिक्लाइन करती हूँ। मैं नहीं कहती कि आप जरा सेल्फ मेडिकेशन करें, क्योंकि आपको नहीं अंदाजा होता कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो आपके लिए बेहतर है नहीं है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आपको भी पता होगा बीइंग अ डॉक्टर कि अब एंटीबायोटिक्स नहीं आ रही, ठीक है, दुनिया भर में कोई नई एंटीबायोटिक नहीं बन रही है काफी सालों से, जो है जो अवेलेबल है वही है, ठीक है ना, वही ग्रुप से वही सब कुछ है। अब मसला क्या हो रहा है, हमारे यहाँ रैशनल यूज होता है इनका, बिल्कुल, ठीक है, लोग जो है ना कहते हैं 2 दिन खा लेंगे, तीसरे दिन नहीं खाएंगे। अच्छा, हाँ, ये बड़ा मसला है, पता नहीं डोजेज जो है ना, आप अगर जो डोज लिख के दो ना पेशेंट को, पेशेंट वो डोज लेते नहीं है, उसका 50% डोज पे आ जाते हैं। अच्छा, और उसको वो इस तरह खा रहे होते हैं, 3 दिन खाए, 4 दिन पे बोलेंगे हमें दर्द ही सही नहीं हो रहा, हमें दर्द नहीं सही हो रहा, या मैं सही हो गया तो भी मैं नहीं खाऊंगा, हाँ, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, मुझे खराब कर देगी। वो इससे भी नहीं जाए। दूसरा ये कि जाएंगे फार्मासिस्ट के पास, जाएंगे किसी भी लोकल स्टोर, जनरल स्टोर पे, उस पे कि मुझे ऑगमेंटिन की 3 गोलियां दे दो, वो 3 गोलियां ही खाएंगे वो उससे, और वो अपनी डोज चला रहे होंगे, ठीक है। मैंने खुद ये पर्सनली इतना फील किया और मुझे बहुत दुख भी होता है इस चीज पे। हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप में अगर हम एंटीबायोटिक देते हैं, पूरा कोर्स देते हैं पर चाइल्ड, या ऐसे फ्री होता है ये, जी, गवर्नमेंट सेटअप से फ्री ऑफ कॉस्ट है मेडिसिन, ठीक है, जो अवेलेबल हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कुछ होता है कि हाँ हमें बाहर से लिखकर देनी पड़ती है, अदरवाइज अगर कोई पेशेंट ऐसा आया है और हमें लगता है कि हमारी मेडिसिन से सही हो जाएगा तो हम उसको वहीं से दे रहे होते हैं। लेकिन माएँ क्या करती हैं, एक ही लेके गई, वो 3 बच्चों को पिलाएंगी, ठीक है, होता क्या है, किसी एक का भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता, और वो बच्चे फिर दूसरे तीसरे दिन बाद हमारे पास आ जाते हैं, आ रहे होते हैं, और वो एक ही दवाई होती है फ्रिज में रखी हुई, उसको फिर पानी मिलाया, उसमें उसको मिक्स किया और
यही चीज है, यही चीज। जी डॉक्टर साहिबा, आपके साथ जो आज हमने डिस्कशन करी है बहुत ही हेल्दी डिस्कशन थी। आई थिंक आपने हर चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है हमारी आवाम के लिए कि हमें गोश्त जो है ईद उल अज़हा के बाद किस तरीके से उसको मैनेज करना है, उसकी कटिंग से लेके, फ्रीजिंग से लेके, कुकिंग से लेके, और फिर उसके बाद जो खाने के बाद जो मसले मसाइल होते हैं उनको कैसे हमने सही करना है, घर में कैसे सही करना है और हॉस्पिटल कब जाना है, उन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और नाजरीन, अब हम चलते हैं जी इख्तिताम की जानिब। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज।